Hello everyone, my name is Vishal and I am the founder of Sonipad Education Services. Today we have a very special guest with us and her name is Simran along with her parents and along with her brother. So Simran का जब 150 out of 150 marks आए थे, at that time there was a boom in the market. बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि इतने मार्क्स लाना किस तरह से चीजें पॉसिबल हो पाती हैं, बिकॉज 150 out of 150 इज नॉट अ स्मॉल स्कोर और ये अचीव कर पाना एक बहुत ही बड़ी बात है कि आप फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं. तो फुल मार्क्स को लाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है, तब जाकर हम वहां तक पहुंच पाते हैं. सारी की सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं सिमरन के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ बात करने वाले हैं. बिकॉज द थिंग इज दैट कि पेरेंट्स की कंडीशनिंग किस तरह से है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि बच्चा आगे जाकर क्या करेगा. सो सिमरन इज इंस्पिरेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि आगे एमएनएस एग्जाम के अंदर अपियर होने वाले हैं, एंड हर पेरेंट्स इज ऑल्सो द इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ दोज पेरेंट्स जो कि जिनके बच्चे आगे चलकर अपियर होने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद द इंटरव्यू. Hello everyone, my name is Simran. I'm 18 years old and I hail from Haryana. I have recently in 2021 completed my higher secondary education from Army Public School Hisar with 93% in 12th. And my hobby is singing, dancing, playing volleyball. And this was my first attempt for MNS examination and I cleared it. Okay, great Simran. So अभी हम लोग बात करने वाले हैं बाकी उन चीजों के बारे में जो कि जब हम बात कर रहे होते हैं एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन की, तो हम तैयारी शुरू करते हैं. तो तैयारी शुरू करने का एक मोड होता है कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं. Yes. तो आपने कब प्रिपरेशन शुरू कर दी और कब आपको ये समझ में आई कि अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे मिलिट्री नर्सिंग नहीं जाना? सर मैंने अपनी प्रिपरेशन डायरेक्टली आफ्टर 10th स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज जब मैंने 11th में अपनी स्ट्रीम मेडिकल स्ट्रीम ली तो मुझे तभी से आइडिया था अपने माइंड में कि यस मुझे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में ही जाना है. तो मैंने तभी से अपनी स्टार्टिंग कर दी थी, अपने माइंडसेट को डेवलप कर लिया था, अपनी हैबिट्स को चेंज कर लिया था कि मैं उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करूं, उसी के अकॉर्डिंग अपना रूटीन बनाऊं. तो तब से 10th के बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया. मतलब जब अक्सर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब 10th से आप 11th में जाते हो, 10th एक ऐसी स्ट्रीम होती है जहां पर हमें अपने जो करियर है उसको चुनने का मौका मिलता है. मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, काफी सारी स्ट्रीम्स हमारी होती हैं. जब हम मेडिकल बैकग्राउंड को चूज करते हैं तो पहला जो हमारा एग्जाम होता है वो होता है नीट या फिर होता है एम्स. और सबसे बड़ा जो एक माइंड फीडिंग जो बच्चे के अंदर करी जाती है कि भाई तुम्हें डॉक्टर बनना है. तो आपने कैसे डिसाइड करा कि मुझे नर्सिंग सर्विसेज में जाना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे नीट के अंदर नहीं जाना है? सर आई बिलीव नीट में कंपटीशन है बट वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है. सो आई बिलीव कि उस फील्ड में ऑलरेडी काफी पोटेंशियल है. अगर उसकी जगह मैं किसी और फील्ड में जाती हूँ तो मैं अपना बेस्ट आई थिंक उसमें ज्यादा बेटर दे पाऊंगी एज कम्पेयर टू नीट. तो मैंने सोचा कि मैं अगर एमएनएस में जाती हूँ तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा. और सेकेंडली एमएनएस आर्मी बैकग्राउंड से है, मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं उसी फील्ड में ज्यादा जाना पसंद करती हूँ. तो क्या होता है ना कि जब भी हम क्लास 11th या 12th में जा रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर हम सबसे फोकस करते हैं और जो कंप्यूटर, फिजिकल या फिर हम इंग्लिश साथ में लेके चलते हैं, yes, उनको हम एक तरह से इग्नोर कर रहे होते हैं साथ के साथ. तो आपने इस बैलेंस को कैसे बना के चले कि आपने जीके भी साथ में पढ़ते हुए इंग्लिश? सर जीके ऐसा नहीं था कि मैं रोज 2-2, 3-3 घंटे देती थी, बट ये जो अपनी सराउंडिंग्स में हो रहा है, जो करंट अफेयर्स है, मैंने उस पर बहुत अच्छे से फोकस किया, जिसकी वजह से मेरा स्टैटिक एज वेल एज करंट दोनों जीके बहुत अच्छे से हो गया था. एंड 11th की प्रिपरेशन तो मैंने साथ में अच्छे से की थी और ट्यूशंस वगैरह मैंने कुछ नहीं लिए थे 11th के लिए, मैंने सेल्फ ही किया था सब कुछ. इंग्लिश तो बेसिक होता है, आपको स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाता है. मेरी स्कूल में बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाया गया था इंग्लिश, तो मुझे उसमें डिफिकल्टी नहीं हुई. फिजिक्स ऑफ कोर्स थोड़ा टफ होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है एंड वो भी मैंने किया था. अलॉन्ग विद दैट मेरे पास मैथ्स भी था, तो उसके लिए भी पढ़ना तो ऑफ कोर्स पढ़ना पड़ता है. अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको ऑफ कोर्स अपना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है. तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो एक नॉन मेडिकल बैकग्राउंड की तरफ वो चीज चली जाती है. तो आपने जेडब्ल्यू एनडीए वगैरह एग्जाम्स आपने ट्रेनिंग करी, जैसे कि अभी रिसेंट में एनडीए अंदर गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका कुछ वैसा है ड्रीम? नो सर, एक्चुअली मैथ्स मैंने लिया था बट एज अ सेकंड ऑप्शन. तो जब हम क्लास 10th से निकलते हैं और आप जैसे आपने बताया कि आपने मैथमेटिक्स एज अ स्ट्रीम ली थी, yes, तो मैथ्स के साथ हम जेडब्ल्यू को प्रेफर करते हैं, इंजीनियरिंग एक हमारे दिमाग में होती है, तो मतलब मैथ्स लेने का क्या रीजन था? सर मैथ्स वाज अ सेकंड ऑप्शन फॉर मी कि अगर बाय चांस एमएनएस में कुछ और, बिकॉज एमएनएस में इट्स नॉट ऑल अबाउट रिटन, इट्स ऑल्सो अबाउट इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन. तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप माइट भी मेडिकल में रिजेक्ट हो जाओ और बाय चांस ऐसी कोई चीज हो जो आप ठीक नहीं कर सकते. सो
I wanted to keep something for my second option as a back plan for myself. तो फिर मैंने मैथ्स प्रेफर किया कि अगर बाई चांस नहीं होता है so I would like to continue with maths. तो अब क्या होता है ना कि जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी हर्डल्स हमें आते हैं. जैसे बहुत बार ये चीज देखी गई है क्लास 11th के बच्चों में कि जब हम 10th से निकलते हैं 11th में तो हम होते हैं कि हम अब बड़े हो गए. Yes. और स्कूल में भी हमें सब एक सीनियर क्लासेस की तरह ट्रीट करते हैं. तो उस टाइम के ऊपर हम एक तरह से हवा में होते हैं कि हम बड़े हो चुके हैं और स्टडीज का जो प्रेशर है वहां जो हम हिंदी संस्कृत वगैरह चीजें 10th में पढ़ रहे होते थे वो सब खत्म हो जाती है 11th में आके. तो एकदम से बच्चे ना इधर उधर भागना शुरू करते हैं. शुरुआत में बहुत डेडिकेटेड होते हैं, मैंने मेडिकल लिया, मैं ये करूंगा वो करूंगे. तो कंसिस्टेंसी को किस तरह से मेंटेन किया जाता है कि हम उसको लास्ट तक ले जाएं और चीजों को वहां तक पहुंचा दें जहां तक कोई सोचना है. सर आई थिंक पेरेंट्स का रोल होता है इसमें. 10th में से जब हम आगे निकलते हैं तो जैसे कि अगर हमने बात करी 11th में हम पहुंच चुके हैं तो मैथमेटिक्स लेने का जो एक स्पेसिफिक रोल था वो क्या रहा. और जैसे कि अगर आपने सोचा था कि एक बैकअप ऑप्शन हमारा इंजीनियरिंग के लिए रहेगा, yes, तो अभी उसका आप क्या सोचते हैं कि आगे जाके मुझे मैथमेटिक्स किस तरह से काम आ सकता है? सर आई थिंक मेरा स्कोर अभी 150 आउट ऑफ 150 है एंड माय इंटरव्यू वाज आल्सो गुड एंड आल्सो मेडिकली फिट. सो आई थिंक कि आई एम होपिंग सो कि मेरा एमएनएस में सिलेक्शन हो जाएगा. सो आई एम लाइक मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि मैं मैथ्स में अभी आगे क्या करूंगी, बट मैथ्स में ये था कि आई वुड अगर नहीं होता तो मैं कंटिन्यू अपनी ग्रेजुएशन करती मैथ्स से, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी कोई प्लान नहीं है मैथ्स से. तो सर जैसे कि बच्चा क्लास 10th से निकला और आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि अब क्या दिलवाया जाए आगे जी. तो कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे ना बायो के साथ मैथ्स भी दिलाना है, या फिर ये इसका अपना पर्सनल डिसीजन था या इसमें आपका कोई रोल था? नहीं सर, इसका मेन ये था कि जैसे ही इसने 10th कंप्लीट किया, 10th करने के बाद में जैसे हम आर्मी में तो हम जो हॉस्पिटल वगैरह या एमएस वगैरह में जो भी चीज देखते हैं तो वहाँ की जो उनकी काम करने का जो तरीका है एमएस का वो बहुत अच्छा था. और शुरू से ही मेरे दिमाग में ये था कि मैं भी मेरी बेटी को ही नर्सिंग ऑफिसर बनाऊं. तो एक चीज और होती है जैसे मैम कि जैसे घर पे बहुत सारी चीजें होती हैं, घर पे बच्चा डिस्टर्ब भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो एक कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज होती है जो कि अगर मेंटेन्ड नहीं रहती है तो सिलेक्शन के जो चांसेस एक टाइम पे बन रहे होते हैं वो धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं. तो कंसिस्टेंसी मैम सिर्फ बच्चा मेंटेन नहीं कर सकता, पेरेंट्स का भी इक्वल रोल वहाँ पर होता है. तो आपने कंसिस्टेंसी को किस तरह से मेंटेन करा? जी सर, मैंने सबसे पहले तो इसको मतलब सुबह ये वैसे पढ़ने में अच्छी थी, शुरू से ही अच्छी थी. 10th के बाद में इसने ये सोच लिया था कि मुझे एमएनएस ऑफिसर बनना है. उसके बाद में धीरे धीरे ये अच्छी पढ़ती गई, रात को भी ये लेट तक पढ़ती थी. उसके बाद में हमने भी इसका काफी हेल्प किया कि बच्चा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन ये पढ़ती थी अच्छे से. इसका एक ही उद्देश्य था कि मैं एमएनएस ऑफिसर बनूं. उसके बाद में हमें मतलब जो दिक्कत आई ज्यादा वो कोविड के टाइम आई कि मुझे कोविड हो गया था और मेरे हस्बैंड को भी कोविड हो गया था. उसके दौरान फिर इसने देखते देखते सोचा कि अभी मैं कैसे पढ़ूं, क्योंकि घर का थोड़ा काम भी इसको करना पड़ा, क्यों मैं भी बिस्तर पे थी और ये भी बिस्तर पे थे. तो उसके बाद में फिर ऐसे करते करते इसने मतलब नेट पे सर्च किया तो बी पर्सोनिफाइड का देखा इसने. फिर 3 दिन तक बी पर्सोनिफाइड से थोड़ा मतलब डेमो क्लासेस ली, इसको अच्छा लगा. उसके बाद में इसने वहाँ से कोचिंग शुरू कर दी और अपना टारगेट बना लिया. ओके, सो टीचर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं. शुरुआत से जो हमारे पहले गुरु होते हैं वो तो हमारे माँ बाप होते हैं. उसके बाद जो हमारे दूसरे गुरु होते हैं वो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमें एक राह दिखाते हैं कि हमें कहाँ पर पहुंचना है और हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं. तो जब आपने हमारे पास चीजें ज्वाइन करी तो कौन से ऐसे टीचर्स थे या फिर फैकल्टीज ने आपकी किस तरह से यहाँ पर मदद करी? सर फैकल्टीज ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया हर चीज में, बट स्पेशली दीपा मैम ने किया. उन्होंने जीके पढ़ाया तो, बट साथ में मॉरल वैल्यूज भी दी कि कैसे अपने आप को मेंटेन रखो, कैसे सब चीजें बहुत अच्छे से करो. वो पढ़ाती भी थी बट उसके साथ लाइफ के लेसन्स देती थी कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, अपने फ्यूचर को कैसे इम्प्रूव करना है, आप अपने आप को कैसे देखते हो आने वाले फ्यूचर में, तो उसके लिए कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है. तो उन्होंने हमेशा ही बहुत अच्छे से बोला कि नहीं आप पढ़ोगे बेटा, अभी
टाइम वेस्ट करोगे तो आगे कैसे करोगे, अभी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ो। तो वो हमेशा बोलती थी, तो टाइम की वैल्यू हमेशा से रही कि नहीं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम अभी चला गया तो फिर से नहीं आएगा। मैम यही कहती थी कि सब कुछ चीजें वापस आ सकती हैं, फेस्टिवल्स बार बार आते रहते हैं, फिर आप पिकनिक बार बार जा सकते हो, पेरेंट्स के साथ बार बार घूमने जा सकते हो, बट टाइम एक ऐसी चीज है जो बार बार नहीं आती, मौका भी एक ऐसी चीज है बार बार नहीं आता। तो टाइम, मौका, दोनों चीजों को हासिल करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। तो मैम हमेशा ये कहती थी। तो अभी एक स्टोरी हम जैसे जनरल डिस्कशन कर रहे थे तो भी निकल के आई थी, जो मैम बता रहे थे आपके मेडिकल के बारे में। Yes, sir. कि मेडिकल के टाइम पे आई थिंक आपने 14 kg जो वेट था वो लूज किया था। तो क्या जर्नी रही आपकी उस चीज के अंदर? सर इट ऑल गोज टू माई पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से वेट लॉस करवाया, बिकॉज उनके बिना ये पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली लॉकडाउन में जब आप बाहर नहीं जा सकते हो। तो फिर फादर हमेशा मॉर्निंग में, इवनिंग में वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए लेके जाते थे। मॉर्निंग में 12 किलोमीटर्स और इवनिंग में 12 किलोमीटर्स, और डेली वो भी जब एकदम सनराइज हो रहा होता है और अच्छे से विंटर्स के क्लोथ्स, ट्रैक सूट डाल के अच्छे से जिप अप करके फिर रनिंग करवाते थे और एक्सरसाइज करवाना, और फिर हर चीज बहुत मतलब मेहनत करना सिखाया कि असली में मेहनत का मतलब क्या होता है। तो मुझे उससे भी काफी फायदा हुआ, बिकॉज आपको मेडिकली फिट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको MNS ऑफिसर बनना है, हर फील्ड में आपको अच्छा होना चाहिए। सो आई थिंक जो फिजिकल का जितना भी सब कुछ था वो फादर मदर दोनों को जाता है। मम्मी ने अच्छे अच्छे डिशेस बना के हेल्दी फूड दिया कि नहीं, बीटरूट खाओ, तुम अनार खाओ, तुम ये खाओ, ये मीठा मत खाओ, ये मत खाओ, तो उसका भी काफी ध्यान रखा। तो जैसे कि हम नॉर्मली बात भी करते हैं कि जो मूर्तिकार होता है वही एक मूर्ति का जो आकार है उसको वो बनाता है, और आप लोगों ने एक बहुत ही जो वैल्यू पर जो कंट्रीब्यूशन था वो इसकी जिंदगी में करा। आप वो मूर्तिकार थे जिसने इसकी जिंदगी को संवारा, और अब आगे जाके ये आपकी पूरी की पूरी जिंदगी मदद करेगी। जी सर। So congratulations both of you. Thanks. So Simran, 150 out of 150 is a big score. Yes, sir. And that is a score that no one has even achieved. So subjects अगर हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग की अगर हम बात Yes, करते हैं तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की जो वेटेज है वो काफी कम है, जस्ट Yes, 50 क्वेश्चंस आर देयर। लेकिन अब एक एक सब्जेक्ट के अंदर हमारी कुछ एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होती है कि जिसके अंदर जितने नंबर का पेपर आता है, जब जैसे हम बायो की बात करते हैं नीट के अंदर, Yes, तो sir. 360 नंबर का वहां से आना, तो हमें हमेशा से चीज बोली जाती है कि दैट फोकस ऑन बायोलॉजी, आप Yes, केमिस्ट्री पे जाओ फिर फिजिक्स पे जाओ, तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन MNS के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो आपने चीजों को किस तरह से करा? सर मैंने अपने फिजिक्स को तो रेगुलर प्रैक्टिस रखा, बिकॉज मेरा 11th-12th में फिजिक्स अच्छा था, तो मेरा वहां से काफी अच्छा प्रिपेयर हो गया था। मैंने न्यूमेरिकल्स पे भी काफी फोकस किया था। हर साल नहीं आते न्यूमेरिकल्स, बट इस साल आए थे, 2 और 3 न्यूमेरिकल्स आए थे। वो भी मैंने NCERT एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और NCERT एग्जाम्पलर भी करी थी, तो दोनों से मुझे काफी बेनिफिट हुआ। एंड फॉर केमिस्ट्री सर ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया केमिस्ट्री का, तो मुझे वहां से बहुत फायदा हो गया, बिकॉज केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वास्ट है और मुझे केमिस्ट्री थोड़ी टफ लगती है इवन एज कम्पेयर टू फिजिक्स। तो सर ने काफी अच्छे से कराया, तो मेरी केमिस्ट्री वहां से हो गई थी, बिकॉज सर ने बहुत क्वालिटी कंटेंट दिया मुझे कि तुम यहाँ से पढ़ो, तुम केमिस्ट्री उतना वास्ट मत पढ़ो कि इतना ही लिमिटेड में इतना ही आएगा तुम्हारे लेवल का। तो मैंने वहां से पढ़ा, तो मुझे वहां से बेनिफिट हो गया। एंड बायोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से, तो वहां से मैंने काफी अच्छे से कर लिया था, बिकॉज आपको किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो आप ऑफकोर्स उसे अच्छे से पढ़ते हो और आप उसमें स्कोर भी अच्छा कर लेते हो। इंग्लिश के लिए भी काफी अच्छे से मेरा हो गया था, बिकॉज इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग था स्टार्टिंग से। मेरी स्कोर भी 12th में भी अच्छा स्कोर था, 10th में भी अच्छा स्कोर था इंग्लिश में, तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जीके में प्रॉब्लम थी, बट वो टीचर्स ने, फैकल्टी ने सबने हेल्प किया। फिर पेरेंट्स भी बोलते थे न्यूज देखो, क्या आसपास हो रहा है उसे देखो, ओलंपिक्स हो रहे हैं, ओलंपिक्स के बारे में पढ़ लो अच्छे से, तो वो वहां से हो गया। और बुक्स भी पढ़ी, ल्यूसिड पढ़ा मैंने जैसे, और जो मनोहर पर्रिकर की बुक आती है मैंने वो भी पढ़ी थी जीके की, और अरिहंत भी मैंने पढ़ी थी जीके की बुक, तो उससे भी काफी क्वेश्चंस आए थे। तो 150 क्वेश्चंस इन जस्ट 90 मिनट्स, Yes. इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि तुम्हें एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय भी नहीं मिल रहा है। सो टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? सिर्फ टाइम मैनेजमेंट अगर आपको अपना इम्प्रूव करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही ट्रिक है कि बार बार मॉक टेस्ट दो। आप मॉक टेस्ट दोगे, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी इजी होगा। मतलब आपकी स्पीड इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली, आप बार बार मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे। और मॉक टेस्ट में से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आप क्वालिटी ऑफ मॉक टेस्ट लेते हो, क्वालिटी वाले अच्छे इंस्टीट्यूट से लेते हो, तो ऑफकोर्स क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि वो काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑफकोर्स उसमें कुछ बात है वो तभी इंपॉर्टेंट है।
तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट दो, बार बार टेस्ट सीरीज लो, तो उससे हो जाएगा प्रैक्टिस। ओके, रिटर्न की बात हमने कर ली, बट रिटर्न के बाद हमारे दो पड़ाव और होते हैं। एक होता है इंटरव्यू, उसके बाद होता है मेडिकल। तो इंटरव्यू के अंदर जब आप गए तो उस टाइम पर आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे और आप उनको का जो जवाब था वो किस तरह से दिया? So there were 4 members in the interview panel. 2 सर थे, 2 मैम थी, और जब मैं गई तो उन्होंने बोला कि you can remove your mask and be comfortable. उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया मुझे। फिर उन्होंने बोला कि आपका नाम क्या है, आपने 12th कब की, ये सब पूछा, हॉबीज के बारे में पूछा, आपकी हॉबीज क्या है। फिर उन्होंने मुझसे हॉबीज के बारे में क्वेश्चन पूछे और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन पूछे थे। उन्होंने मुझे बोला था कि आप बायोलॉजी में आपको कौन सा फील्ड आपको ज्यादा पसंद है, कौन सा चैप्टर आपको अच्छे से आता है, आप वो बता दीजिए, हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। तो इंटरव्यू में जब अंदर गए तो उस टाइम पे आपको क्या फील हुआ? एक तरह का डर फील हुआ, कॉन्फिडेंस फील हुआ, या फिर कुछ इस तरह की चीजें थी जो आप बताना चाहेंगे? सर आई वॉज कॉन्फिडेंट, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, बिकॉज मैं इस दिन के लिए काफी टाइम से प्रिपेयर कर रही थी। तो मैं ऑफकोर्स नहीं चाहती थी कि मैं नर्वस हो जाऊं, मैं सब कुछ खराब कर दूं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, बहुत पॉजिटिव फील कर रही थी कि नहीं, मैं अच्छे से प्रिपेयर करके आई हूँ, मैं अच्छा अपना परफॉर्मेंस दूंगी। और जब आप नेचुरली जो आप हो वो तो आप हो, वो तो उन्हें दिखनी ही है, जो आपकी क्वालिटी है उससे कोई भी नहीं छुपा सकता। तो आई थिंक अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपको नॉलेज है, तो आई थिंक आपको इंटरव्यू में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। As we say this thing every time that officer like qualities are not built in a day. तो वही चीजें होती हैं, कंडीशनिंग होती है, पेरेंट्स का सपोर्ट होता है कि किस तरह से आप अपने अंदर जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है आप उनको बिल्डअप करते हो, और वही चीज सिमरन ने करी और वही इंटरव्यू के अंदर मदद करती है। इंटरव्यू देने का मतलब ये नहीं है कि आप 3 से 4 दिन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और इससे सबकी चीजें हो जाती हैं। जैसे अगर हम यूपीएससी एग्जाम की बात करते हैं तो बिहेवियर आपका किस तरह से, आप कितने डिसिप्लिन है, वो चीजें 3 या 4 दिन में नहीं होती हैं। वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं, या तो वो पहले से होती हैं या फिर उनको हम इनकल्केट करते हैं या उनको हम डेवलप करते हैं। तो अभी हमने बात करी इंटरव्यू के बारे में, अब मेडिकल का एक्सपीरियंस क्या रहा? सर मेडिकल में हर टाइप के टेस्ट होते हैं, आपका पूरा बॉडी चेकअप होता है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, देन एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एवरीथिंग इज डन सर। एंड सर्जिकल भी आपका पूरा चेक होता है, मेडिकल चेक होता है। सो इट वाज गुड सर, आई वाज डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट एंड एवरीथिंग वाज गुड। तो अब क्या है, एक बहुत सारे बच्चे ना इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमसे ना टाइम टेबल नहीं बन रहा, तो उनको हम बहुत सारी चीजें भी बताते हैं कि तुम आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, बट फिर भी वो कंफ्यूज होते हैं। एक दिन पढ़ाई होती है, 2 दिन होती है, 3 दिन 4 दिन होती है, तो उसके बाद चीजें नहीं हो पाती हैं अच्छे से। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि आपने जो बिगिनिंग से आपने स्टार्ट करा और आप उसको एंड तक ले गए? सर आई यूज्ड टू कीप माय डेली गोल कि मुझे अगर इतना पोर्शन कंप्लीट करना है तो मैं उतना कंप्लीट करती थी। इट वाज नॉट अबाउट कि मुझे कब करना है, बट इट वाज लाइक कि अगर एक दिन में करना है तो वो करना है, वो अब मैं चाहे सुबह करूं चाहे शाम को करूं, बट वो चीज मुझे कंप्लीट करनी है। बिकॉज अगर मैं आज नहीं करूंगी तो वो कल फिर बर्डन बैकलॉग हो जाएगा मेरे लिए। तो फिर मैं उससे डेली कंप्लीट करती थी। एंड टाइम टेबल का आपका बेसिक जो डेली रूटीन होता है वो तो सेम रहता है। हाँ, कभी कभी चेंजेस आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल घर पे गेस्ट आ गया, कभी कुछ फंक्शन हो गया, फेस्टिवल, समथिंग लाइक दैट, तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं। बट आप जो आपका बेसिक रूटीन है, डेली रूटीन, स्टडी रूटीन, उसे मेंटेन करके रखो और जब भी टाइम मिले अच्छे से उस स्टडी करो, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है उसको अपना टाइम कंट्रीब्यूट करो। सो आई थिंक दैट वाज माय स्ट्रैटेजी। तो वही चीज होती है, एक वेरी फेमस पर्सन हैज सेड दिस थिंग कि अपना जो दिन है ना उसको आप 3 प्रायोरिटीज में बांट लो, ए, बी और सी में। जो काम सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए आप उनको ए में रखो, उससे जो कम जरूरी है काम उनको आप बी में रखो। तो आपका जो दिन है ना वो ए और बी में ही निकल जाएगा और सी के लिए आपका जो समय है वो नहीं बचेगा। वही एक चीज होती है कि आप किस चीज को किस प्रायोरिटी पे रखते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजों पे कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, तो उससे टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी दिक्कत करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो स्टडी का जो शेड्यूल है वो भी बहुत ज्यादा उससे हैम्पर करता है। तो ये चीजें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंट रहिए, रोज उठिए, उठने से पहले शाम को ही आपके जो डेली गोल्स है वो बन जाने चाहिए। हर संडे की रात को आपके अगले हफ्ते का जो रूटीन है वो बन जाना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अगर हम बात करते हैं मेडिकल के लिए, तो बच्चे का नाम स्पेसिफिकली नहीं लूंगा, बट लास्ट ईयर भी कुछ काफी बच्चे थे जिनका जो मेडिकली जो राउंड था वो वहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे। तो क्या इस बार भी जो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस थी वो बढ़ी हैं या वो कम हुई हैं? सब ऑफ कोर्स बढ़ी हैं, बिकॉज अभी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, तो उन्हें भी काफी सिलेक्टेड बच्चे चाहिए, उन्हें भी बेस्ट क्वालिटी चाहिए। तो ऑफ कोर्स सभी चीजों का रेट हाई गया है, सभी चीजों की स्ट्रिक्टनेस ऑफ कोर्स इंक्रीज हुई है।
एंड मेडिकल में भी इट वाज सेम कि वो जो बेस्ट स्टूडेंट्स थे जिनका सब कुछ मेडिकली फिट था वो नहीं ले रहे थे। कोई भी बिल्कुल ऐसे नहीं था कि चलो ठीक है तुम बाद में कर लेना, इट वाज नॉट लाइक दैट। उन्हें जो उनके जो परफेक्ट स्टैंडर्ड्स थे उसी के अकॉर्डिंग ही उन्होंने सब कुछ सेलेक्ट किया था। बहुत बार ना एक सवाल जो उठता रहता है बार बार कि हम आर्मी फैमिली से नहीं हैं या फिर हम आर्मी फैमिली से हैं, तो जो आर्मी वाले होते हैं वो सोचते हैं कि भी हमारा हो जाएगा। तो क्या कुछ वैसी चीज वहां पर होती है कि आप आर्मी से हो या नॉन आर्मी से हो तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो क्या वो चीज मैटर करती है? नो सर, बिल्कुल भी नहीं मैटर करती, बिकॉज वो आपको देखते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड को नहीं देखते। तो आई थिंक अगर आप बहुत अच्छे हो तो उनको आपके फैमिली बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा सा एडवांटेज होता है, यू गेट 5 मार्क्स एक्स्ट्रा इफ यू आर फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, बट अगर आप नहीं हो, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। तो सर मेरा सवाल स्पेसिफिकली आपसे ये है सॉरी कि एक जो पिता होता है ना, वो एक लड़की के मामले में वो बहुत ज्यादा अटैच होता है जी अपनी बेटी से। जी सर, तो मतलब ये बोला जाता है कि भाई बेटियां पिताजी को बहुत प्यारी होती है, बाप को हाँ बहुत जी। प्यारी होती है। हकीकत में भी प्यारी होती है। तो मतलब हरियाणा से आप हैं जी सर, और जहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, जी सर, और अनफॉर्चुनेटली हमें कहना पड़ रहा है कि वहाँ का जो सक्सेस रेशियो है वो भी सबसे कम है। जी सर। तो उस सिचुएशन में आपने कैसे सोचा कि मुझे अपनी बच्ची को पढ़ाना है और मुझे उस काबिल बनाना है कि बाकी लोग उसको देख के इंस्पिरेशन पाए? सर जब ये छोटी थी तब से ही नटखट थी, और जो भी इसने दिमाग में ले रखा था हमेशा वो अपना मुद्दा हासिल करना चाहती थी हमेशा ही, और स्टार्टिंग से ही पढ़ने के मामले में बहुत तेज थी ये। जो भी गाइडलाइन इसको दे दिया वो पक्का अपना मुद्दा हासिल करती थी, इसमें एक ये खास बात थी। तो बहुत बार होता है कि नंबर वगैरह कम आ जाते हैं क्लासों में, अच्छे से मार्क्स नहीं आ पाते, बच्चा कभी बीमार हो गया, काफी सारी चीजें होती हैं, तो जी उन सब चीजों को आप कैसे डील करते हैं? सर जैसे मैंने हमेशा इसको एक ही चीज पे गाइड किया है, मार्क मैंने कभी भी नहीं देखे इसके, मैंने इसको एक ही चीज बोला, मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि भी किसी के 99% आ रहे, किसी के 95 आ रहे, उससे नहीं है। हमें एक ही चीज है कि ऑलराउंड को देख के हमें मेहनत करना है। जो मेहनत करेगा वो, हो सकता है कई बार ऐसा हो जाता है भी जैसे एग्जाम आने का टाइम है, उस टाइम बच्चा किसी प्रॉब्लम में आ गया, बीमार हो गया या कोई और परेशानी होगी, तो मार्क से ज़्यादा मैं एक ही चीज़ को मानता हूँ कि बच्चे को मेहनत करना चाहिए। ऐसा नहीं भी जब एग्जाम आने वाले हो उसी तरह रात दिन करो, नहीं, अपना एक रूटीन बना के रखो, इतने घंटे पढ़ना है तो रूटीन में रखो उस चीज़ को। तो कुछ कहना चाहेंगे आप बाकी माता पिता को कि कंडीशनिंग किस तरह से करी जाती है और किस तरह से बच्चे को समझा जाता है? क्योंकि आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं। जी सर। तो उन बच्चों के साथ किस तरह से डील करते हैं, शुरू से संस्कार किस तरह से डेवलप किए जाते हैं कि बच्चा आखिर में जाकर उस मुकाम पर पहुंच जाए जो कि आपको गवर्नमेंट में? सर मैं सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि किसी भी बच्चे के दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना। पहले बच्चे को समझो भी ये किस साइड में क्या करना चाहता है। जब बच्चा छोटा होता है तब भी उसकी पहचान में आ जाता है, भी मैकेनिकल साइड में जाना चाहता है या मेडिकल साइड से। अगर पेरेंट्स अच्छा ध्यान देता है तो उसकी समझ में आ जाता है भी ये बच्चा किस साइड में जाना चाहता है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि बच्चा मेडिकल या नॉन मेडिकल जाना चाहता है, नहीं, उसकी हैबिट देखो, वो बच्चा किस साइड में जाना चाहता है उसी हिसाब से। दूसरा, उसके दिमाग पर किसी भी टाइप का प्रेशर मत डालो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं, उसको समझाओ। समझाने का भी तरीका है ना, ऐसा नहीं है भी धमका के, नहीं, उसको प्यार से हर चीज से समझा के करोगे तो पक्का वो अपनी गाइडलाइन पे जाएगा ही जाएगा। बढ़िया सर। तो अब कैसा लग रहा है आपको कि बच्चा जाने वाला है? हमें बहुत खुशी हो रही है, और बी पर्सोनिफाइड की वजह से तो हम बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश है भाई हमने इस एकेडमी को ज्वाइन किया और इससे हमें हमारा मुद्दा हासिल। थैंक यू सो मच सर। हमने ये चीज शुरू करी थी एक समय पर और हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि हम चीजों को और ज्यादा बेहतरीन कर सकें। तो अभी सिमरन ने चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, उससे और बेहतरीन चीजें हम इस बार करने वाले हैं, जिससे जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन हो। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पहले साल में 2 सिलेक्शन किए, उसके बाद दूसरे साल में हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन दी थी, और इस बार भी हम हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन पे चल रहा है। एंड टच वुड, हम उम्मीद करेंगे हम आगे भी वो वहां तक पहुंचे। मैम बाकी के जो सवाल होंगे वो आपसे रहेंगे। तो मैम, एक माँ एक ऐसा मेंबर होता है हमारी फैमिली का जो पूरी परिवार को जोड़ के रखता है। हाँ जी। और आप वो उस फैमिली के पिलर थे। जी सर। तो आपकी जब बेटी हुई तो उस टाइम पर आपने क्या सोचा था कि आगे जाके मैं इससे क्या करवाऊं? जी सर। सर जब हमारी पहली पोस्टिंग थी, मेरे हस्बैंड 4 ही साल हुए थे लगे हुए, हमारी शादी होगी, उसके 3 साल बाद बेटी हुई।
तो जब मैं पठानकोट पोस्टिंग थी हमारी, तो पठानकोट में एक पंजाबी की मतलब पंजाबियों की छोटी लड़की थी, उसका नाम सिमरन था। तो शुरू से ही मैंने सोच लिया, जब मैं वैष्णो माता गई थी पठानकोट से कटरा, तो मैंने सोच लिया था कि हे माता रानी मुझे बेटी देना और उसका नाम मैं सिमरन रखूं। मुझे 1 साल बाद बेटी हो गई, उसका नाम मैंने सिमरन रखा सर। तो मैंने इस तरह से बेटी का मतलब पालन पोषण भी अच्छे से किया और बेटी भी अच्छी है। तो मैम जैसे हमारी माँ है तो पूरा घर वो संभालती हैं, जी साथ में सर। ऑफिस वगैरह चीज संभालती हैं। तो जैसे आप हैं, आप भी वर्किंग सेक्टर में हैं, जी तो सर। कैसे आपने घर को मैनेज करा, साथ में बच्चे को भी मैनेज करा और बच्चे को आप उस मुकाम तक ले गए कि आज वो खुद को गौरवान्वित जो है वो महसूस कर रहा है? सर मैं 12th में थी तभी मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद में जब मैं मतलब साथ में रहने लगी, तो मैंने भी साथ में मतलब +2 किया, फिर मैंने BA किया। उसके बाद में मैं स्कूल में पढ़ाने लगी। उसके बाद में बेटी हो गई थी, तो बेटी को भी आर्मी स्कूल में मतलब एडमिशन करा दिया था। ऐसे करते करते सर फिर मतलब मैंने घर का भी काम किया, मतलब सुबह क्या जल्दी उठना, काम करना, फिर बेटी को स्कूल छोड़ना, फिर बेटी को लाना, मतलब हमेशा मैं यही करती रही। पंजाब में मैंने +2 किया, BA मैंने ग्वालियर से किया। उसके बाद में हमारी पोस्टिंग सिकंदराबाद आ गई। वहाँ पे भी एक मैडम है, उनको हमेशा ही बेटी की तारीफ करती थी कि ये बेटी आपकी है, ये बोलती कम है, ये शुरू से ही इसकी आदत है, ये बोलती कम है, बट काम पढ़ाई का अच्छा करती है, वैसे भी अच्छी है ये। और मैं सबसे पहले उनका मतलब माता पिता जो होते हैं वो एक संस्कार देते हैं बच्चे को, पहला गुरु माता पिता ही होते हैं। अच्छे संस्कार दिए बेटी को और मतलब पढ़ाई भी अच्छा किया इसने। तो इसके बारे में और बी पर्सोनिफाइड वालों का जब इसने देखा, मतलब अच्छे से ट्रेनिंग ली, उनसे सीख ली और अच्छे से पढ़ाई करी, तो अच्छा हुआ इसके साथ भी। So thank you so much ma'am for your kind Oh. words and we also have something for you। और वो सिमरन डिजर्व करती है, जैसे कि हमारे जितने बच्चे होते हैं जो अच्छा फॉर्म करते हैं, हमारे पास उनके लिए स्कॉलरशिप्स होती हैं and Simran has also the one। So sir, ma'am and Simran, congratulations to all of you and best of luck for your future। तो जैसे कि बच्चे ने बहुत अच्छा फॉर्म करा है, आप लोगों ने उसको हर टाइम गाइड करा और हमारी डेडिकेशन के अंदर बच्चा था, सो दैट्स व्हाई वी हैव अ गिफ्ट फॉर यू, अ स्कॉलरशिप, एंड दिस इज फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।